सो ट्रम्प ने ड्रग्स के ऊपर भी अब लगा दिए नए टैरिफ्स। जितने भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आप यूएस में इंपोर्ट करते हैं उस पर ट्रम्प ने नए टैरिफ्स लगा दिया भाई। तो इंडिया यहाँ पे लेकिन इंसुलेटेड रहने वाला है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि हमारी फार्मा कंपनीज पहले नीचे चली गई डर के मारे। तो देखो सारी चीजें क्या होती हैं, डर से ज्यादा चलती हैं यहाँ पे। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिली है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ना बिजनेस न्यूज़पेपर्स और ये हर चीज़ का ना फाइनेंशियल एनालिसिस बड़ा पसंद है। तो इस वीडियो में हम लोग दुनिया भर के सारे खबरों का, यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हर जगह से बेस्ट आर्टिकल्स को उठाए और उन्हें कंपेयर किया, एनालाइज किया और अब मैं उनका फाइनेंशियल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। ये बेसिकली हम लोग प्रीमियम ग्रुप में रखते हैं और ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रख रहा हूँ, इसे बहुत ही छोटा रख रहा हूँ एनालिसिस, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप जो होता है उसमें हम लोग काफ़ी इनडेप्थ एनालिसिस करता है। सो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ क्या है कि इंडिया लाइकली इंसुलेटेड होगा फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ ऑन पैटेंटेड ड्रग्स। अगर पसंद आती है ऐसे वीडियोस तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप रोज इसे देख पाओ। अब लेटेस्ट मूव जो है ना यूएस का, इसमें क्या हुआ कि ये रीशेप करना चाहता था ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। ये कह रहा था कि भाई यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है। अगर यूएस में तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या होगा, हम आप पे को एक भी रुपए का टैरिफ नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर 100% तक का टैरिफ लग जाएगा। अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन, याद रखना ब्रांडेड मेडिसिन है आपकी, वो आप यूएस में इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट करके अगर बेच रहे हो तो ठीक है। तो या तो आप गवर्नमेंट जो मैंडेट कर रही है वो प्राइस दो, ठीक है, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर लो। दो कंडीशन दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो लार्ज कंपनीज जो है वो तो ट्राई कर रही है इनसे नेगोशिएट करने का। तो अब यहां पे होगा क्या, देखो ये टैरिफ सबसे पहले तो अफेक्ट करेगा बहुत सारी कंट्रीज को। आयरलैंड है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, यूके, जापान, जो सारे यूएस के ही सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सबसे ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ही परेशान करता है, तो सबसे ज्यादा इनको इफेक्ट करने वाला है। और इसमें इंडिया का नाम नहीं है अगर आपने देखा हो। दूसरा, ये इवन जो ट्रेड अरेंजमेंट्स इनकी हुई है ना, टैरिफ डील हुई है, उस पर भी कोई मतलब इनके टैरिफ डील का फायदा ही क्या है जब अब उसमें फार्मास्यूटिकल इंक्लूडेड नहीं है। ये कह रहा है, कल को कह देगा नॉर्मल कोई चीज इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो एक तो उसको भी हटा दिया इसने। अब कुछ कंपनीज क्या करने वाली है कि वो 99% या 95% प्रोडक्ट को बना लेंगी, लेट्स से इंडिया में, चाइना में, कहीं और उसके बाद क्या करेंगी, जो पैकेजिंग होगा या फाइनल स्टेज मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे असेंबलिंग बोलते हैं, वो जाके यूएस में कर देगी और एग्जामिशंस के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो कोर प्रोडक्शन कहाँ रहेगा, जैसे यूरोप वाले का यूरोप में रहेगा, एशिया वाले का एशिया में रहेगा। तो बिजनेसेस बहुत स्मार्ट होते हैं। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया को इससे ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया जेनेरिक मेडिसिन बनाता है। पैटेंटेड मेडिसिन बनाने के लिए तो आपको रिसर्च करना होगा, नई चीज़ें बनानी होगी, नई दवाई बनानी होगी, राइट। बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है, वो बहुत साल लगता है। इंडिया ने शुरुआत की जेनेरिक मेडिसिन से, और हमारा 90% से ज़्यादा जो यूएस में ड्रग यूज़ हो रहा है ना, वो इंडियन ड्रग्स का हो रहा है जो जेनेरिक मेडिसिन है। और ये फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट है और लाइकली अबाउट 1 से 2 साल तक एग्जेम्प्ट ही रहेंगे, ताकि कोई शॉर्टेज ना हो जाए या फिर एकदम से प्राइस ना बढ़ जाए। आप समझ रहे हो। इंडिया ने लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट $10 बिलियन के शिपमेंट्स भेजे हैं दवाइयों के, और ये सारे ज़्यादातर कौन से रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन रहे हैं। इवन यूएस इंडिया का 38% शेयर लेकर के बैठा हुआ है हमारे ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का। अगर 100 रुपये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 38 रुपये यूएस जाता है उसमें से। तो इंडियन फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं ब्रांडेड या स्पेशलिटी ड्रग्स या सप्लाई कर रही है इनपुट्स पैटेंटेड मेडिसिन का, उनके ऊपर टैरिफ प्रेशर होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में वो जेनेरिक मेडिसिन बनाती है तो उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ये समझ लो। अब बात करते हैं ओएमसीज की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, ठीक है। आप जाते भी होगे, आपने पेट्रोल भरवाया होगा। अब ये कंपनीज क्या कह रही हैं, सुन लो। ये कह रही है कि भाई हम रेड फ्लैग रेज करना चाहते हैं वायबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्स फ्यूल की बात कर रहे हैं। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, जिसमें एथेनॉल ब्लेंड ना शायद 25-30% से अगर ज्यादा है या 25-30% भी है तो फ्लेक्स फ्यूल माना जाता है उसे। तो अभी एथेनॉल कितना चल रहा है, 20% चल रहा है। तो स्टेट रन जो कंपनीज है, सरकारी कंपनीज ही है, उन्होंने कहा है कि जो फ्लेक्स फ्यूल है ना, अगर हम उसको उसी पेट्रोल पंप में से डिस्पेंस करेंगे जो हमारा रिटेल आउटलेट चल रहा है पेट्रोल डीजल वाला जो अभी तक हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ये वायबल नहीं है हमारे लिए। इन्होंने कहा सबसे पहले तो कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है यार, फ्लेक्स फ्यूल भी उतना ही महंगा है, E20 भी उतना ही महंगा है, जबकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। तो ये इतना महंगा क्यों है, और ये डायरेक्टली व्हीकल के माइलेज को भी इम्पैक्ट करता है। अब यार अगर आप पेट्रोल की जगह कुछ फ्लेक्स फ्यूल से गाड़ी को चला रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको एवरेज नहीं मिलने वाला, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। फ्यूल में तो कैलोरीफिक वैल्यू देखी जाती है, राइट। तो
फ्लेक्स फ्यूल वो पेट्रोल होता है जो ब्लेंडेड होता है हायर प्रोपोर्शंस में एथेनॉल के साथ, जैसे E93 और E100 बोल देते हैं हम लोग इसको, और ये नंबर इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ एथेनॉल जो फ्यूल में यूज हुआ है। तो E20 स्टैंडर्ड पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंड होता है जो अभी हम लोग पंप पे भेज रहे हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये एनर्जी होती है जो इस फ्यूल के अंदर है। तो इस फ्यूल को 1 लीटर को मैं यूज करूंगा, बर्न करूंगा, तो इससे जो एनर्जी निकलेगी यार वो बहुत ज्यादा है जो एथेनॉल वाले से निकलेगी। ऑफकोर्स नहीं तो पूरी दुनिया एथेनॉल से चला रही होती गाड़ियां। इंडिया इंपोर्ट करता है 85% अपना क्रूड ऑयल, और एथेनॉल मैन्युफैक्चर करता है हम लोग लोकली एग्रीकल्चर सोर्सेज से, जैसे शुगर केन से कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यार नहीं, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को तो कम करना ही है, तो एथेनॉल यूज करो। तो ये मीटिंग हुई यहाँ पे, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी देखो सारी, तो इन्होंने कंसर्न शो किया कि भाई एक तो प्राइस डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, E20 और फ्लेक्स फ्यूल में प्राइस डिफरेंस होना चाहिए, पेट्रोल ज़्यादा महंगा होना चाहिए, तो ये सस्ते होने चाहिए। तो इसी की वजह से क्या है, इनका कोई डिमांड नहीं रहने वाला। आप एथेनॉल दो 50 रुपये, तब तो लोग लेंगे। आप एथेनॉल भी 100 का दे रहे हो और पेट्रोल भी अगर आप 100 का दोगे, तो मैं तो पेट्रोल डलवाऊंगा ना यार, पेट्रोल वाली ही गाड़ी भी खरीदूंगा मैं, एथेनॉल वाली गाड़ी नहीं खरीदूंगा। तो E93 फ्यूल जो था वो सप्लाइड था एट अबाउट 500 आउटलेट्स इन 2024, और इनका रेज किया इन्होंने कंसर्न ओवर एब्सेंस इन इंडिया ऑफ मॉडल्स और व्हीकल्स जो फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है ही नहीं, ठीक है। और कोई क्लियर टाइमलाइन भी नहीं है कि इनका लॉन्च कब होने वाला है। तो फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां नहीं है, कोई वायबिलिटी नहीं है, इनका प्राइस उतना ही महंगा है जितना E20 का है और पेट्रोल वाली गाड़ियों का है। तो इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता कि इसमें आप काम करो, ठीक है। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स स्पेसिफिकली डिजाइंड होती है कि वो हाई एथेनॉल ब्लेंड्स पे चले, और इंडियन मार्केट्स में वो अवेलेबल नहीं है। तो आगे सरकार में भी कुछ एक्शन ले और इंडिया में हमें क्या देखने को मिले, E100 देखने को मिले, और इनके टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग हो सकते हैं। ये गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, ये फ्यूल भी सस्ता किया जा सकता है। और एथेनॉल अगर आप देखोगे ना, वही डिस्टिलरी से लिया जाता है बहुत हाई प्राइसेस पे, 71 रुपये पर लीटर पे लेती है गवर्नमेंट। इतना महंगा तो एथेनॉल है, पेट्रोल से ज्यादा महंगा एथेनॉल है। आप ये देखो, पेट्रोल हम लोग 30-40 रुपए, अभी तो पेट्रोल महंगा चल रहा है, क्रूड ऑयल $100 चल रहा है, $120, लेकिन वैसे हम लोग 30-40 रुपए पर लीटर पड़ता है, जिसपे टैक्स लग लग के वो 100 रुपये हो जाता है। एथेनॉल 71 रुपीज़ ऑलरेडी है, और करंट टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो E100 में भी 18% का GST लगता है एज कम्पेयर टू 5% ऑन E20। तो E100 पे टैक्स ज़्यादा है। तो आप सोच रहे हो गवर्नमेंट का कोई विजन क्लियर ही नहीं है यार। तो ये बहुत सही पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने, गवर्नमेंट खुद ही कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं है क्या करना है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंडक्शन हीटर के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि गैस की कमी रही, तो यहाँ पे हीटर और इंडक्शन नहीं बहुत साथ दिया है, सब लोग इंडक्शन पे स्विच कर गए। और एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई फ्राइडे को, और सेंट्रल ने डिस्कस किया है कुछ तरीके जहाँ पे बूस्ट हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन। इससे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले तो इससे फर्क पड़ेगा हमारे पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो ये बनाती हैं, राइट। मैं उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज इन्वेस्टमेंट एडवाइस काउंट हो जाएगा वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। सो आप समझ रहे हो कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर के लिए तो बहुत बढ़िया खबर है। यहाँ पे हम ये मान करके चल सकते हैं। इवन एथेनॉल वाले में भी आप मान के चलो, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ एक्शन लेती है और एथेनॉल को सस्ता करती है, तो ऑटोमोबाइल में वो कंपनीज निकाल के रखो जो E100 और E90 फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां बना रही है, या जिनका प्लान है कि वो फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इनका डिमांड बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है अगर ये सस्ता रहता है। तो साथ में हमने डिस्कस किया इंडक्शन, तो ये सबसे पहले डायरेक्टली हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे LPG अवेलेबिलिटी का इशू रहा है, राइट। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कमर्शियल साइड पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करो इलेक्ट्रिसिटी पे, आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज़ करो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ करो खाना बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि हम लोग जो LPG रिक्वायरमेंट जो बाहर से इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंपोर्ट बिल क्या होगा, हमारा डाउन जाएगा, हमारा रुपया इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, करंट अकाउंट, और ये बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी देखो इकोनॉमी में। बट इनिशियली लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उनका सेक्टर जो है, जो पोर्टफोलियो है, अगर ये सेक्टर है उनके पास तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। फॉरेक्स रिजर्व क्या हो गया, जो RBI है ना, वो पैसा रखती है अपने पास डॉलर के फॉर्म्स में बहुत सारा, जिसे हम कहते हैं रिजर्व है ये, ठीक है। और बहुत अच्छा रिजर्व हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन अब ये अचानक से घट गया है $30 बिलियन से। तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, RBI को इंटरवीन करना पड़ा। जो रुपये में वॉलेटिलिटी आ रही थी, उतार चढ़ाव, अब कहीं ना कहीं रुपया 4% गिर गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, हमारा डॉलर रिजर्व यूज़ करना पड़ा। टोटल रिजर्व 10 बिलियन घटा है टू 688
0.05 billion during the week ended March 2027 on back of decline in foreign currency assets and gold reserves. अब total reserves record high थे, $728.5 बिलियन था 27 फरवरी को, एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स डिक्लाइन हुए 6.62 बिलियन, जहां पे गोल्ड रिजर्व्स गिरे हैं 3.66 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टेड वीक. स्पेशल ड्राइंग राइट्स अगर आप देखोगे दे वर अप बाय 17 मिलियन एट 18.64 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग द सेम वीक. इंडिया का जो रिजर्व पोजीशन आईएमएफ के साथ वो भी डाउन था 17 मिलियन से बाय 4.81 बिलियन डॉलर. तो ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि लगातार ये जो रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि रुपया अगर लगातार गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो इसको आप डिमांड सप्लाई से ना शॉर्ट टर्म में फिक्स कर सकते हो. रुपए की डिमांड गिर गई होगी तो इसके डिमांड को बढ़ाने के लिए आप बाय कर लो. डॉलर की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई होगी, तभी तो उसका प्राइस बढ़ रहा है यार, राइट. तो इसको आप क्या करो ना, इसकी सप्लाई को बढ़ा दो. सप्लाई कैसे बढ़ाओगे, सेलिंग करो. तुम्हारे पास 750 बिलियन के डॉलर्स है ना, बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स हैं, इसमें से 10 बिलियन आज बेचोगे अगर, तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी डॉलर की. मार्केट पूरा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं डॉलर जो है यहाँ पे नीचे आएगा, थोड़ा शांत होगा, स्टेबल होगा. रुपया और डॉलर का रिलेशनशिप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से आरबीआई मेंटेन करती है और इसी टाइम पे यूज करती है अपने वॉर चेस्ट का, जो 750 बिलियन डॉलर का हो गया था अचानक से. तो अभी जो गिरा है उसका रीजन यही है, लेकिन अभी भी बहुत है ये, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रिजर्व है, आगे भी हम इसे यूज कर सकते हैं. दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट ना यूएस का है. ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का इनका बजट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट. ये इसको $500 बिलियन से इंक्रीज करने वाले हैं भाई. $500 बिलियन तुम इंडिया की बजट को, चाइना को, रशिया को मिक्स कर लो, ऐड कर लो, जो सबसे बड़े डिफेंस में कहूँगा इंपोर्टर्स या प्रोड्यूसर्स और खर्च करने वाले लोग हैं डिफेंस पे, मिला करके सऊदी अरब को भी मिला लो, वो भी बहुत बड़ा डिफेंस इंपोर्टर और एक्सपेंडिचर करता है, तब भी बराबर नहीं है जितना इनका इंक्रीमेंट है. मतलब आप सोच रहे हो किस लेवल पे ये डिफेंस में खेल रहे हैं. अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एक तो नॉन डिफेंस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 10% से घटा दी जाए और $500 बिलियन इंक्रीज कर दिया जाए डिफेंस पे, क्योंकि यूएस लगातार अपना वॉर कंटिन्यू कर रहा है अगेंस्ट ईरान. जो 2027 का बजट है ना, ये रिक्वेस्ट आया है एज जो प्रेसिडेंट है वो फेस कर रहे हैं बहुत ही रिस्की चॉइस अब्रॉड. सबसे पहले तो ये यूएस सर्विस मेंबर्स को वेस्ट एशिया भेज रहे हैं, तो घर पे लोग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्रंच भी फेस कर रहे हैं. वहाँ पे गैस प्राइसेस यूएस में रिकॉर्ड हाई चले गए हैं. वहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, एकदम कोविड वाले लेवल पे आ चुके हैं, कोविड के बाद वाले लेवल पे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डिसएग्रीमेंट है ओवर ट्रम्प्स स्पेंडिंग डिसीजंस रिसेंटली, इसकी वजह से लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन रहा है यूएस हिस्ट्री में. और ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को भी आगे बता रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है. तो यहाँ पे $1.5 ट्रिलियन ये खर्च करेंगे यार, विच इज़ मतलब पता नहीं कहाँ खर्च करने वाले हैं ये. बट पूरी दुनिया के आप बजट को कंबाइन करके डबल कर दोगे ना, तब भी 1.5 ट्रिलियन नहीं होगा जितना अकेले एक कंट्री स्पेंड करने वाली है. सो आप सोच सकते हो कि स्केल का डिफरेंस है, ठीक है, पूरी दुनिया में और अकेले एक कंट्री में, और क्यों इनसे कोई पंगे नहीं लेता, ठीक है. अब पेंटागन ने क्या किया है, यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया $200 बिलियन एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए, ईरान वॉर को पे करने के लिए. लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमने ऑफिशियली अभी इस रिक्वेस्ट को हम आगे नहीं लेके गए हैं कांग्रेस के पास, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्क्रूटनी ये फेस करेंगे फ्रॉम लॉ मेकर्स इन बोथ पार्टीज. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शिप बिल्डिंग करना चाहते हैं, ये जो प्रायोरिटी है ट्रम्प के लिए, एंड बैटल शिप्स बनाना चाहते हैं, सबमरीन्स बनाना चाहते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करना चाहते हैं. तो ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अब शुरू होगा एक स्पेंडिंग वॉर. अब दुनिया में 2025 के बाद आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा चेंज आया. सारी कंट्रीज ने अपने डिफेंस बजट को बहुत बढ़ा लिया है, क्योंकि अब आ गया है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ. ये नेटो वगैरह पे भी अब किसी को कोई भरोसा नहीं है, ठीक है. एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है. पहले लोग नेटो वगैरह पे काफ़ी भरोसा करते थे, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि नेटो तभी है जब रशिया से कोई लड़ाई होगी तो. लेकिन अगर कोई रशिया वगैरह से लड़ाई नहीं है तो हो सकता है नेटो और नेगेटिव हो इनके लिए. तो डिफेंस स्पेंडिंग वॉर हुआ है, जहाँ पे डिफेंस बजट हर कंट्री का उठा लो, यूके, फ्रांस, आप चाइना को लो, आप कोई भी कंट्री उठा लो, उनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है. और इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन इंडिया को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैचअप करने की ज़रूरत है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ थिंग. आप डिफेंस बजट अगले कुछ साल तक, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक, कंट्रीज अब कैचअप करने की कोशिश करेंगी यूएस से और अपने पड़ोसियों से. तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर हमें लगता है कि बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स देख सकता है, और इसके ऊपर खासा फोकस रहेगा. तो ज़रूर इस पे आपको नज़र रखना है. आपके पास लॉजिक है कि क्यों करना है,
और उसका रीज़न क्या है? ये इंसान। नोमुरा ने डाउनग्रेड कर दिया है इंडिया के इक्विटीज को और कहा है कि अब हम इसे न्यूट्रल ला रहे हैं फ्रॉम ओवरवेट। पहले इन्होंने ओवरवेट कर रखा था, मतलब कि ये खासा फोकस कर रहे थे इंडिया पे कि ये बहुत अच्छा करेगा, इंडिया आउट परफॉर्म करेगा पूरी दुनिया को, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। अब इन्हें क्या लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होने वाला है, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है इसकी वजह से इंडिया पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो अब देख लेते हैं, नोमुरा एक रेटिंग एजेंसी है और ये रेटिंग को डाउनग्रेड कर चुकी है इंडिया के लिए। तो ये रेटिंग डाउनग्रेड हमारे क्रेडिट पे नहीं हुआ है, हमारे इंडियन इक्विटीज पे हुआ है, शेयर मार्केट पे। अगर शेयर मार्केट में आप हो, आपका पोर्टफोलियो है, तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हमारा शेयर मार्केट न्यूट्रल पे आ चुका है फ्रॉम ओवरवेट। और कहा जा रहा है कि एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस, जो बढ़े हुए ऑयल प्राइसेस हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वेस्ट एशिया में, इसकी वजह से हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्फ्लोज कम आएंगे, भारतीय बाजार में बाहर के निवेशक पैसा नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे। दूसरा, इस टाइम पे ट्रेंड है पूरी दुनिया में एआई का, पूरी दुनिया एआई पे बेट कर रही है। इंडिया एआई में बहुत पीछे है, कुछ ऐसे कोई कंपनी नहीं है हमारे पास जो एआई में कुछ कर रही है, तो हमारे यहाँ पैसा कोई लगाएगा ही क्यों, राइट? ये एक बहुत बड़ा इशू है। ब्रोकरेज कह रहे हैं कि जो प्रोलॉन्ग डिसरप्शन आया है टू एनर्जी सप्लाईज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ऑयल प्राइसेस को एलिवेटेड रख सकता है लॉन्गर देन प्रीवियसली एक्सपेक्टेड और सिग्निफिकेंट हेडविंड हो सकता है टू इंडियाज इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, अकॉर्डिंग टू नोमुरा। और इंडिया जो है वो अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमीज है इन एशिया टू सस्टेन्ड हाई एनर्जी प्राइसेस ड्यू टू हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। जो सबसे बड़ा ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, और ये की सोर्स है वल्नरेबिलिटी का फॉर इंडियन इक्विटीज, भारतीय शेयर बाजार के लिए, क्योंकि हम भारी मात्रा में ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में हमें ये नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फर्स्ट, इवन बिफोर द वॉर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स जो थे वो कंसर्न थे एआई के लिए कि इंडिया में एआई अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं इन्वेस्टर्स के लिए, कहाँ पैसा लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू बन गया। एंड व्हाइल वी थिंक इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ डेफिनेट कंक्लूजन्स, ये जो कंसर्न्स हैं ये स्टिल वे कर सकते हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे अनलेस प्रूवन अदरवाइज। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं ये परसिस्टेंट सेलर्स हैं, ऑफलोड इन्होंने किया $61 बिलियन के इंडियन इक्विटीज 2024 से लेके अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है इंडिया के लिए कि ये गलत प्रूव कर पाए इन सारे एनालिस्ट को और इन सारे एजेंसीज को। होटल मेजर्स के लिए एक्चुअली पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यस, पॉजिटिव चीजें भी हो रही है भाई इस इकोनॉमी में, खाली नेगेटिव होने की आपको जरूरत नहीं है। अब पॉजिटिव चीजें क्या हो रही हैं, जो शेयर प्राइसेस है ना होटल्स के, वो शार्पली करेक्ट हो चुके हैं ईरान वॉर की वजह से। एवरेज रूम रेट ARR अगर आप देखोगे, अन ऑक्यूपेंसी, मतलब एक रूम मान लो मेरा लगता है 5,000 रुपए, तो वो मेरा हो गया एवरेज रूम रेट। और ऑक्यूपेंसी मतलब 100 में से ऑन एन एवरेज 60% रूम लगे हैं, मतलब 60 रूम्स लगे हैं। तो ये दोनों ड्रॉप हो सकता है हमारे फोर्थ क्वार्टर में और फाइनेंशियल ईयर 2025-26, क्योंकि फॉरेन अराइवल्स अब ड्विंडल होने वाले हैं। Q1 27 जो परफॉर्मेंस है डिपेंड करता था जियोपॉलिटिक्स पे, एंड अप्रैल जो है इसने कुछ कैंसिलेशंस देखे हैं और ये पार्शियल ऑफसेट हो सकता है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ बिग टिकट इवेंट्स जो प्लान थे वेस्ट एशिया में, अदर देन इंडियन प्रीमियर लीग एंड मेनी सेक्टोरल एक्सपोज दैट आर ऑन शेड्यूल। तो अमंग मेट्रोज अगर आप देखोगे, दिल्ली एंड गुरुग्राम एंड नोएडा, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे वीक रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम रहा है या फिर रेवपार परफॉर्मेंस रहा है जनवरी और फरवरी में। तो NCR रीजन में, मुंबई में, कोलकाता में क्या वो इशू हुआ, यहाँ पे वीक रेवेन्यू रहा पर अवेलेबल रूम, जिसे हम लोग बोलते हैं रेवपार। पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, गोवा, चंडीगढ़ यहाँ पे ग्रोथ आई है, और बेंगलोर, अहमदाबाद ने भी एवरेज रेवपार यहाँ पे ग्रोथ दिया है। तो करंट स्टॉक प्राइसेस डिस्काउंट जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे रेवपार बहुत कम है, सॉरी। तो ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, तो इसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे शार्प रिबाउंड आ सकता है। और स्ट्रेस्ड आउट कॉन्फ्लिक्ट रहा, एलिवेटेड एफएस रहे अगर, तो ये कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे होटल इंडस्ट्री को भी। तो इन्वेस्टर्स तैयार है टेपिड डिमांड के लिए, हाई अनसर्टेनिटी के लिए। एनालिस्ट ने तो ऑलरेडी कट कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूएशंस, क्योंकि मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स जो है वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बट रिस्क यहाँ पे कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टेड है हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में, तो थोड़ा बहुत इशू आपके पास रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपको देखना होगा फॉरेन अराइवल्स अगर आएंगे तो ऑफकोर्स 5 स्टार होटल स्पेसिफिकली वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो ध्यान दीजिए। एंड फॉरेन अराइवल्स अगर नहीं भी आते हैं तो क्या ऐसे इंडिया में चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं होटल्स में उनको अपलिफ्ट करेंगी। अब ये लिस्ट है कुछ स्टॉक्स की, ये वो स्टॉक्स है ना
जो शाइन करेंगे डिस्पाइट वॉर की वजह से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन से स्टॉक सही है? सबसे पहले उन्होंने कहा ब्लू स्टार क्या बनाती है? एसी बनाती है ये, ठीक है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। तो इनका कहना है कि वॉर की वजह से इन पर फर्क नहीं पड़ने वाला, और फर्क नहीं पड़ने का रीज़न भी है, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास हेडविंड आ सकती है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन है सबसे पहले तो, और 17 से 18% प्राइस इंक्रीज भी होगा। इस बार गर्मी अगर सही पड़ गई, अच्छी खासी पड़ गई, तो बहुत बढ़िया डिमांड ये देख सकते हैं। तो एसी मेकर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं इस साल। सिप्ला की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और परफॉर्मेंस म्यूटेड था। एंड अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक सेल्स ये इनका स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, और इनकी कमजोरी है यूएस बिजनेस जहाँ पे फॉल आ रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स जो है अकॉर्डिंग टू यूबीएस वो इंटैक्ट है, प्रोडक्ट पाइपलाइन बढ़िया है, और यूएस रिकवरी बढ़िया रहेगी, परफॉर्मेंस इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, तो इनको वॉर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे 9 बाय है और जस्ट 1 सेल रेटिंग है, और इनका कहना है कि यहाँ पे गेन होगा जनरल राइज इन फर्टिलाइजर और क्रॉप न्यूट्रिएंट प्राइसेस, क्योंकि ये यूएस ईरान वॉर के बाद फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ेंगे और इनका उससे काफ़ी फायदा होगा यहाँ पे। क्यूमेंस इंडिया अगर आप देखोगे तो ये इंजन्स बनाते हैं। क्यूमेंस इंडिया एक अनदर टॉप रिकमेंडेशन है, और इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता वॉर से, नेट प्रॉफिट ऊपर है, सब कुछ दिक्कत है यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लोबली, बट इनके बिजनेस पे कोई डिसरप्शन नहीं है। एनर्जी सप्लाईज में डिसरप्शन आ सकता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म चैलेंज है, वैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद क्या है हमारे पास? ब्रिटानिया, आप देख सकते हो एफएमसीजी कंपनी है, आउट परफॉर्मर रही है वीक ब्रॉडर इक्विटी मार्केट में, और अब एक्सपेक्टेशन है कि आउट परफॉर्मेंस और रहेगा ही रहेगा। बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रही है, और सारा इनका जो ओवरऑल बेसिस पे काम है वो डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला है। सेम विथ नेस्ले, सेम ब्रिटानिया वाली चीज़ें नेस्ले के साथ भी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हॉस्पिटल्स को इस वॉर से, तो बहुत ही प्रेफर्ड पिक है ये सिटी रिसर्च का और दूसरे ब्रोकरेजेस का हॉस्पिटल स्पेस में, एंड बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी इनकी हमें देखने को मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत डिफेंसिव स्टॉक भी है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी मैं कहूँगा सेक्टर्स जो ग्लोबल थे वो काफ़ी इंटरप्टेड हैं, तो हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी ये डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, क्राइसिस के टाइम पे लोग इन्हीं में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा वेदांता ये माइनिंग और मेटल का टॉप बेट है इंडिया में, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप बेट्स ब्रोकरेजेस का। मल्टीपल अर्निंग ड्राइवर्स होते हैं इसके, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ओर, जिंक, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहने वाला है जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद। और फर्दर अपसाइड इसमें काफ़ी अच्छा आ सकता है। ब्रोकरेजेस तो कह रहे हैं कि स्टॉक 850 क्रॉस कर सकते हैं अगले 12 महीने में। इसके बाद फिर से एफएमसीजी कंपनी, देखो यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी है, यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी है, ब्रिटानिया, नेस्ले एफएमसीजी कंपनीज है, तो इतनी तो एफएमसीजी कंपनीज ही इन्होंने डाल दिया है यहाँ पे, जो ऑलरेडी एक अच्छी पिक है ड्यू टू देयर डिफेंसिव नेचर, एंड ट्रेडिशनल बिजनेस है, टी, सॉल्ट और ये सारी चीज़ें बहुत स्टेबल है। ग्रोथ बिजनेस भी इनका जो है वो स्केल कर रहा है रैपिडली, डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, और फोर्थ क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि चलता रहेगा, जो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा 22% से ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू 19% इन थर्ड क्वार्टर। तो यहाँ पे भी बाय रेटिंग्स दी गई है, HSBC ने दिया है इसे बाय रेटिंग। तो ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव आउटलुक ही है इनका डिस्पाइट वॉर, क्राइसिस, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन आवर प्रीमियम ग्रुप। अगर आपको इससे भी और बढ़िया डीप रिसर्च चाहिए हर एक आर्टिकल पे फ्रॉम एवरी बिजनेस न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो टॉप बिजनेस न्यूज़पेपर्स है वहाँ से, विदाउट एनी बुलशिट। थैंक यू।